बिहार विधानसभा में आज जोरदार हंगामा हुआ। तेजस्वी यादव ने चुनाव के समय दिए गए एक बयान पर नीतीश कुमार को घेर लिया। तेजस्वी यादव ने सदन के अंदर नीतीश कुमार के परिवार पर विवादास्पद बयान दे दिया, जिसके बाद विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ और दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे के सामने आ गए। दोनों तरफ के विधायकों की तनातनी के बीच सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित भी करना पड़ा। इसके बाद सदन की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो नीतीश कुमार भी तेजस्वी के विवादास्पद बयान पर उन पर हमलावर हो गए। नीतीश कुमार ने तेजस्वी को नसीहत देते हुए कहा कि ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो मर्यादा के खिलाफ हो। बिहार विधानसभा में हंगामा नहीं करती थी, हम लोगों ने शुरू किया, प्राप्ति होगी और हमने मिला तो जुर्माना देना पड़ा। क्या हमने गलत बोला है? नीतीश तेजस्वी में चले शब्द बाण। इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये झूठ बोल रहा है। तेजस्वी पर गुस्साए नीतीश कुमार। चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आरोप आया हमने कहा एक्सप्लोर करो। आज बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। बात इतनी बढ़ी कि सदन को 30 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। दरअसल पूरा विवाद तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार के परिवार पर दिए एक बयान के बाद शुरू हुआ। बात इतनी बढ़ी कि नीतीश कुमार को ये कहना पड़ा कि दोस्त के बेटे होने का मतलब ये नहीं कि आप विधानसभा की मर्यादा ही भूल जाएं। भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था लोकदल में विधायक दल का नेता? ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? सदन के अंदर तो बात संभल गई, लेकिन तेजस्वी यादव ने सदन से बाहर आते ही फिर एक बार नीतीश पर हमला बोल दिया। भड़ास निकाल रहे थे, बच्चे गिन रहे थे। फिर मेरे अगर सवाल को लेकर के उन्हीं का कोट करते हुए हमने बोला था, सब लोगों ने सुना था, देखा था, वीडियो क्लिप भी है कि मुख्यमंत्री कह रहे थे कि बेटे के चाह में जो है बेटियां पैदा करते रह गए। तो हमने भी ये जवाब दिया कि ये मर्यादा और एक जहां तक बात की जाए तो ये शोभा नहीं देता किसी मुख्यमंत्री को और सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री को कि आप बच्चे के बारे में या मेरे परिवार की बहनों को आप राजनीति में परामर्श में आप घसीट के लेकर के आए। कहने के लिए तो लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई आप एक संतान के बाद आपने डर के कारण बेटी ना पैदा हो जाए इसलिए आपने जो है दूसरा संतान पैदा नहीं किया। विधानसभा से बाहर निकलकर तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला तो नीतीश कुमार ने भी उन्हें अपने ही अंदाज में जवाब दे दिया। चरित्र है ये लोगों को मालूम नहीं है, तो किस तरह की बात बोलना, कौन एडवाइजर है, कौन इस तरह की बात करता है, ये बात समझ के परे आगे बढ़ना है तो कम से कम व्यवहार सीखना चाहिए ठीक से। इस तरह की बात करने का कोई मतलब नहीं है, तो वो ठीक नहीं है। इस तरह से ऐसे ही किसी के बारे में कह देना, आप बताइए, आप ही लोग जानते हैं। विवाद नीतीश और तेजस्वी के बीच शुरू हुआ, लेकिन इस लड़ाई में राबड़ी देवी भी कूद पड़ी। आज नीतीश कुमार विधानसभा में बहुत गुस्साए थे, बोले थे कि लालू जी को हम ही बनाए, 24 घंटा काम करते हैं, 24 घंटा काम करते हैं नीतीश कुमार का दौन भाषण करता है लोग, इसीलिए पगला के गुस्साए हुए पागल लोग। जानकारों का मानना है कि चाचा नीतीश कुमार और भतीजे तेजस्वी यादव के बीच शुरू हुई ये लड़ाई अभी और तूल पकड़ेगी और दोनों के बीच तल्खियां कहां तक बढ़ेगी ये आने वाले वक्त के साथ सभी के सामने आ जाएगा। और अब बात करते हैं शी जिनपिंग की लाल सेना के सरेंडर की। चीन की बुज़दिल फौज लद्दाख में अपने ही जाल में बुरी तरह फंस गई है। आलम यह है कि अब पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान 12,000 फीट की ऊंचाई के मोर्चे पर तैनाती से डरने लगे हैं। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि लाल सेना ने भारत के जाबाज सिपाहियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। मगर शी जिनपिंग अपनी जिद की वजह से भारत के साथ एलएसी विवाद को और उलझाने में लगे हुए हैं।
चीन ने सर्दी में गलवान घाटी के मोर्चे पर अपने सैनिकों की वापसी करने की बजाय वहां उनकी तैनाती और बढ़ा दी है, जबकि चीन का यह कदम उसके ही गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि सर्दी का सितम उसके सैनिक झेल नहीं पा रहे। ऐसे में जिद्दी चीन की चालाकी भरी चालों की वजह से भारत के साथ चल रही बातचीत के किसी नतीजे पर पहुंचने पर भी बड़ा सवालिया निशान लग गया है, क्योंकि अगर चीन इसी तरह अपनी हरकतों को अंजाम देता रहा तो भारत को जैसे को तैसा की तरह जवाब देने पर मजबूर होना पड़ेगा। LAC पर फिर बढ़ने लगा तनाव। भारत और चीन के बीच ठंडी पड़ी बातचीत। खत्म होने लगी लद्दाख से सैनिकों के हटने की उम्मीद। सर्दी में खराब होने लगी चीनी सैनिकों की हालत। गर्म कपड़ों ने खोल दी चीन की तैयारियों की पोल। बर्फ और सर्दी से बीमार हो रही PLA की फौज। गलवान घाटी अब चीन के गले की फांस बन चुकी है। इसी घाटी में चीन का भारत को चुनौती देना अब उसे बहुत महंगे पड़ने लगा है। भारतीय सैनिकों के हाथों मिली 5 महीने पुरानी शिकस्त चीन भुलाए नहीं भूल पा रहा। इसके बावजूद जिद्दी चीन LAC पर तनाव का माहौल बनाए हुए है। इस साल मई से जारी भारत और चीन के बीच LAC पर तनातनी इस ठंडी के मौसम में भी ठंडी नहीं पड़ने वाली। माना जा रहा है कि अब ठंड में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने डटी रहेंगी। बीते 7 महीने से जारी सैन्य गतिरोध अभी भी वैसा ही बरकरार है। सेना से जुड़े सूत्रों से मिली खबरों पर यकीन किया जाए तो दोनों देशों के बीच सहमति से पीछे हटने की प्रक्रिया के लिए चल रही वार्ता फिलहाल रुकी हुई है। पूर्वी लद्दाख पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC से सेना को पीछे हटाने के लिए हुए कमांडर स्तरीय 8 बैठकों के बाद भी दोनों देश किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। 8 दौर की बातचीत के बेनतीजा रहने के बाद चीन ने 9वें दौर की बातचीत के लिए कोई तारीख तय करके नहीं बताई है। वो चाहें तो अपना हट सकते हैं, जो कि पहले आए थे, पहले ही उनको जाना होगा। पर चाइना में तो कोई वक्त ही नहीं है, किसी कोई कदर नहीं है जवान की। जब गलवान घाटी में मारे गए, उनके 50 सैनिक के करीब मारे गए थे, उस समय भी उन्होंने उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया, उन्होंने इस चीज़ को कबूला भी नहीं। और अभी भी कितने भी सैनिक मर जाए, लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो अपनी एक नीति लेकर चल रही है। लद्दाख और गलवान घाटी के पास चीनी सेना की हरकत पहले जैसी ही बरकरार है। जमीनी सच्चाई यही है कि चीन ने इस पूरे इलाके में अपने सैनिकों की तैनाती और भी ज्यादा बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, उसने फिंगर इलाके में सड़क तक को चौड़ा करने का काम तेज कर दिया। सैटेलाइट की तस्वीरों की गवाही है कि चीन ने लद्दाख की गलवान घाटी के आसपास हरकत तेज कर दी है। जबकि 8वें दौर की बातचीत के बाद कहा जा रहा था कि दोनों देशों के बीच इस बात पर रजामंदी हो चुकी है कि इस पूरे इलाके से सैनिक, टैंक, तोप और आर्म्ड व्हीकल को पैंगोंग सो झील से पीछे हटा लिया जाएगा। लेकिन हकीकत यही है कि चीन अपने वायदे से मुकर गया है और जमीन पर ऐसा होते नहीं देखा जा रहा। चीन का कहना है कि सेना की वापसी का प्रस्ताव पैंगोंग सो झील और चुशूल के दक्षिणी किनारे से शुरू हो। दरअसल ये वही इलाका है जहां 29 अगस्त को भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को पीछे ढकेल दिया था। भारत चाहता है कि पैंगोंग सो झील के उत्तरी किनारे से सेना की वापसी की शुरुआत हो, क्योंकि यहां फिंगर 4 से लेकर 8 तक के क्षेत्र पर चीन ने अपना दावा किया है। इन सब के अलावा भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम तेप्सांग के मैदानी इलाके को लेकर भी सवाल बरकरार है। तेप्सांग वही इलाका है जहां बीते 7 महीनों से भारतीय सैनिकों की पेट्रोलिंग रुकी हुई है। हिंदुस्तान एक वाहिद मुल्क है जो चीन को पूरी चुनौती दे रहा है और चीन के वर्चस्व को बिल्कुल ललकार रहा है। चीन की जो बदमाशी है पूरे खित्ते में साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के प्रति, उसको भी बिल्कुल आमने सामने होकर वो
चुनौती दे रहा है। तो ये कतई भी चीन को पसंद नहीं आ रहा है और चीन एक तरीके से बौखलाया हुआ है और हिंदुस्तान भी बड़े फूक फूक के कदम रख रहा है। इसी बीच एक और ऐसी खबर आई है जिसने चीन के पस्त होते हौसले की तस्वीर उजागर कर दी। लद्दाख सेक्टर में जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, चीनी सेना की हालत खराब होने लगी है। गर्मियों के मौसम में भारतीय सेना ने चीन की सेना को गलवान और पेंगोंग के इलाके से पीछे खदेड़ दिया था, जिसके बाद से वो अपने इलाके में 12,000 फीट की ऊंचाई पर बने हुए हैं। लेकिन इस ऊंचाई पर उसे रहने का कोई तजुर्बा नहीं है। यही नहीं, चीन की सेना के सैनिकों को जो गर्म कपड़े दिए गए हैं वो सिर्फ 9,000 फीट की ऊंचाई पर ही कारगर हैं, उसके ऊपर वो काम नहीं कर पाते। 12,000 फीट की ऊंचाई पर तापमान के तेजी से गिरने की वजह से उस इलाके में तैनात चीन के सैनिकों की हालत अब खराब होने लगी है। चीन की सेना पर नजर रखने वाली एक ताइवान की एजेंसी के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक चीन की सेना की दिक्कत इसलिए भी और बढ़ गई है क्योंकि चीनी सैनिकों को इस ऊंचाई पर मिले गर्म कपड़ों ने सैनिकों की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि ये कपड़े बर्फीले इलाके में असरदार नहीं रह गए, जिससे वहां तैनात चीनी सैनिक बीमार होने लगे हैं। चीन की सरकार ने अपने सैनिकों को ऐसे कपड़े मुहैया कराए हैं जो 9,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर असरदार नहीं हो पाते और सैनिकों की तैनाती 12,000 फीट पर है। चीन एक बहुत भारी समस्या से जूझ रहा है। जहां तक लद्दाख का सवाल है, उसके सैनिक बहुत बड़ी तादाद में हाई अल्टीट्यूड सिकनेस का शिकार हो रहे हैं और वो काफी परेशान है। लेकिन साथ के साथ वो हिंदुस्तान के सामने झुकना भी नहीं चाहता है और उसी के चलते वो अपनी सैनिकों और साजो सामान में इजाफा कर रहा है और वो उसका मेन मकसद यही है कि वो हिंदुस्तान पर किसी न किसी तरीके का दबाव बना सके। याद होगा, कुछ अरसा पहले चीन के प्रोपेगेंडा वीडियो में दिखाया जा रहा था कि कैसे चीन की सरकार अपने सैनिकों के लिए गर्म कपड़ों और बेहतरीन सुविधाओं का इंतजाम कर रही है ताकि ऊंचाई के इलाकों में मोर्चे पर सैनिकों की तैनाती को सुनिश्चित किया जा सके। चीन के मुखपत्र ने इन कपड़ों के वीडियो जारी किए थे और बताया गया था कि ये सर्दियों के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं, लेकिन अब उसकी पोल खुल रही है। खबर यह है कि सर्दी बढ़ने के साथ ही चीनी सैनिक हर रोज बीमार हो रहे हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करते हुए देखा जा रहा है। उधर भारतीय सेना लद्दाख में पूरी मुस्तैदी से डटी हुई है, क्योंकि हिंदुस्तानी फौज को इससे भी ज्यादा ऊंचाई पर हर मौसम में मोर्चा संभालने का अच्छा खासा तजुर्बा है। जाहिर है ये हालात चीन का हौसला पस्त करने के लिए काफी है। बावजूद इसके चीन है कि मानता ही नहीं। और अब बात इमरान के आतंकी भाईजान की। पाकिस्तान की सियासत मुल्ला, मिलिट्री और मिलिटेंट के बिना नहीं चल सकती। इसकी सबसे ताजा मिसाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद कायम की है। 19 नवंबर को लश्कर के सरगना हाफिज सईद को पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने टेरर फंडिंग के मामले में 10 साल की कैद की सजा सुनाई। सरकार ने अदालत के फैसले पर हाफिज सईद को लाहौर की कोट लखपत जेल में भेजा भी, लेकिन इमरान खान की दरियादिली देखिए कि चंद दिनों में ही हाफिज सईद को दुनिया की नजरों से छिपाकर चोरी चुपके जेल से रिहा भी कर दिया गया। दरअसल इमरान ने अपने आतंकी भाईजान को रिहाई की सौगात देकर एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की है। पहला, हाफिज का भारत के खिलाफ इस्तेमाल और दूसरा, हाफिज की जेल की सजा के बदले FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने से बचना। लेकिन इमरान की ये चोरी भी पकड़ी गई। पाकिस्तान के पाखंड की खुली पोल, पकड़ा गया पाकिस्तान का ढोंग। 26/11 का मास्टरमाइंड जेल से बाहर। हाफिज सईद पर इमरान मेहरबान। चोरी चुप गए हाफिज आजाद। पाकिस्तान का आतंक चरित्र बेनकाब।
पाकिस्तान एक आतंकवाद परस्त देश है। पाकिस्तान की सरजमी पर आतंकी सरगनाओं के ठिकाने हैं। पाकिस्तान आतंकी संगठनों का सरपरस्त है और आतंकिस्तान पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान आतंकी सरगनाओं पर किस कदर मेहरबान है, इसकी सबसे ताजा तरीन मिसाल बनी है कोट लखपत जेल से आतंकी संगठन लश्कर के सरगना हाफिज सईद की रिहाई। दरअसल पाकिस्तान FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी संगठनों पर दिखाने की कार्रवाई कर रहा है और दुनिया को दिखाने के लिए लश्कर के सरगना को कोट लखपत जेल में बंद भी किया गया। लेकिन कमाल देखिए, इमरान खान ने 10 साल कैद की सजा काट रहे हाफिज सईद पर दरियादिली दिखाते हुए उसे चोरी चोरी चुपके चुपके रिहा भी कर दिया। यदि हाफिज सईद को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया तो इसका मतलब ये है कि ये सारी कार्रवाई दिखावे की थी। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को दिखाने के लिए, उसकी मीटिंग से पहले उनको दिखाने के लिए जेल में ले आया गया था। फिर बाद में उनको मीटिंग हो चुकी है, फिर उसके बाद अगली मीटिंग से पहले देखा जाएगा जो होगा। दूसरी बात ये भी है कि हाफिज सईद जो है वो इमरान खान से ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा है। FATF के शिकंजे से बचने के लिए पाकिस्तान अपनी सरपरस्ती में पलने वाले आतंकियों के खिलाफ सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कर रहा है। हाफिज सईद को टेरर फंडिंग मामले में 10 साल की सजा हुई। दुनिया को दिखाने के लिए उसे कोट लखपत जेल भी भेजा गया, लेकिन गुपचुप तरीके से उसको कुछ दिन बाद ही बाहर निकाल लिया गया। मतलब साफ है कि पाकिस्तान की आतंक परस्त नीति कभी नहीं बदल सकती। हैरानी तो इस बात की है कि 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को नवंबर महीने में ही टेरर फंडिंग के केस में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। पाकिस्तान ने दिखावे के तौर पर हाफिज को लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद भी किया, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने उसे चुपके से जेल से रिहा कर दिया और लश्कर का सरगना पाकिस्तान की सेना की हिफाजत में अपने घर पर आराम फरमा रहा है। कमाल देखिए, हाफिज सईद को एक बार नहीं बल्कि पाकिस्तान की अदालतें 2-2 बार 10-10 साल कैद की सजा सुना चुकी हैं, लेकिन मजाल है कि हाफिज ने एक बार भी कैद काटी हो। हाफिज सईद का जो इन्फ्लुएंस है और उनके पास जो पावर है वो आता है और वो बहुत शक्तिशाली है। जब भी उनका कोई भी केस कोर्ट में आता है तो फौरन उसको रिहा कर दिया था। भारत ने पाकिस्तान को 26/11 के आरोप के सिलसिले में कई बार डोसियर दिए, लेकिन हमेशा कोर्ट ने यही कह दिया कि सफिशिएंट एक्शनेबल इंफॉर्मेशन नहीं है उसके अंदर, इस कारणवश उनको रद्द कर दिया गया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर का सरगना और यूनाइटेड नेशन की तरफ से ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जा चुका हाफिज सईद इस वक्त लाहौर के अपने जौहर टाउन हाउस में रह रहा है और वहीं से अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम भी दे रहा है। पूरी दुनिया की आंखों में आतंकवाद पर कार्रवाई करने का धूल झोंकने वाले पाकिस्तान का असली चेहरा तो तब सामने आता है जब FATF की ब्लैक लिस्ट पर जाने से बचने के लिए वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का ढोंग करता है। हाफिज सईद को जुलाई 2019 में गिरफ्तार किया गया था। फरवरी 2020 में टेरर फंडिंग के जुर्म में हाफिज को 10 साल 6 महीने कैद की सजा हुई। इसके अलावा 19 नवंबर को पाकिस्तान की एक एंटी टेरर कोर्ट ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड को 2 और मामलों में 10 साल कैद की सजा सुनाई। हाफिज को दिखावे के लिए लाहौर की कोट लखपत जेल भेजा गया, लेकिन चंद दिनों में पाकिस्तान ने हाफिज को चुपके से जेल से रिहा कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसियों की इस खुफिया रिपोर्ट में यह हकीकत भी दर्ज है कि लश्कर तैयबा के जिहाद विंग का सरगना ज़कीउर रहमान लखवी हाफिज सईद के उसके घर पर मुलाकात करने गया था। लखवी भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से घोषित वैश्विक आतंकी है। साल 2019 में भी पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाने के लिए और FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने से बचने के लिए अपने आतंकी सरगनाओं पर दिखावे की कार्रवाई की थी।
इमरान सरकार ने आतंकी हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन के मुख्यालय को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके साथ ही जमात-उद-दावा की लाहौर में मौजूद मस्जिद और मदरसे को भी सरकार ने फौरी तौर पर अपने हाथों में ले लिया था, ताकि पाकिस्तान दुनिया को दिखा सके कि वो आतंकियों के खिलाफ है। आतंक को पालने वाला पाकिस्तान आतंकी संगठनों पर ऐसे दिखावे की कार्रवाई पहले भी कई बार कर चुका है, जबकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में अब भी आतंक के कई अड्डे धड़ल्ले से चल रहे हैं और इन आतंकी सरगनाओं और उनके संगठनों को पाकिस्तान की सेना और उसकी बदनाम खुफिया एजेंसी ISI का पूरा संरक्षण हासिल है। ऐसे में पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आतंकी संगठनों पर कार्रवाई के बाद भी मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान की प्रोटेक्टिव कस्टडी में खुलेआम घूम रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकी हाफिज सईद लश्कर और जमात-उद-दावा जैसे संगठनों की आड़ में मदरसे, स्कूल, अस्पताल और एम्बुलेंस सर्विस चला रहा है। उनके जरिए ही वह आतंक के कारोबार को बढ़ावा देता है, क्योंकि जब पाकिस्तान ने आतंकी हाफिज सईद के संगठनों पर बैन लगाया तो वह एक नए आतंकी संगठन के नाम से दुनिया के सामने आया। हकीकत यही है कि पाकिस्तान आतंकी हाफिज सईद जैसे सरगना के खिलाफ कभी भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करेगा। जमात-उद-दावा आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही एक मुखौटा है। यह आतंकी संगठन पाकिस्तान में 300 से भी ज्यादा मदरसे और स्कूल चलाता है। हाफिज जमात-उद-दावा के जरिए अपने लिए फंड इकट्ठा करता है। फंड के पैसे का इस्तेमाल आतंकियों की भर्ती के लिए करता है। हाफिज की आतंकी गतिविधियों की वजह से अमेरिका ने 2012 में उसे आतंकी घोषित किया। अमेरिका ने लश्कर के सरगना हाफिज सईद पर $1 करोड़ का इनाम भी घोषित किया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र भी हाफिज सईद को वैश्विक आतंकियों की लिस्ट में शामिल कर चुका है। दिसंबर 2008 में UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 के तहत हाफिज को वैश्विक आतंकी घोषित किया गया था। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान का उसके आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध दुनिया की आंखों में धूल झोंकने से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन नाम बदलकर बड़े आराम से काम करने लगते हैं और पाकिस्तानी सरकार की तरफ से कभी भी उनको मदद मिलना नहीं रुकती। हालांकि पाकिस्तान के सरपरस्ती में ये लोग अपनी आतंकी गतिविधियों को जारी रखते हैं। फिलहाल इमरान सरकार भी पाकिस्तान की इसी आतंकवाद परंपरा को निभा रही है। पाकिस्तान ने जमात-उद-दावा के आतंकियों के खिलाफ कुल 41 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 24 मामलों पर फैसला आ चुका है और बाकी मामले अभी भी लंबित हैं। अब तक 4 मामलों में हाफिज सईद के खिलाफ फैसला आया है। जमात-उद-दावा 2008 के 26/11 मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार लश्कर-ए-तैयबा का ही मुखौटा है। मुंबई हमलों में 166 लोग मारे गए थे, जिनमें 6 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। कमाल देखिए, पाकिस्तान पूरी दुनिया को धोखा देने के लिए आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का ढोंग करता है, लेकिन हर बार उसका आतंक परस्त चरित्र पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो जाता है। यकीन मानिए, अगर पाकिस्तान यूं ही अपने आतंक चरित्र पर कायम रहा तो वो दिन भी जल्द आएगा जब पाकिस्तान अपने ही पाले हुए आतंकियों की बदौलत किसी बड़ी मुसीबत में फंसेगा और दुनिया उसे उसके हाल पर अकेला छोड़ देगी। दरअसल पाकिस्तान अपनी कब्र खुद ही खोद रहा है और सच्चाई तो ये है कि वो जिस आतंक को पाल पोस रहा है वही उसका काल बनता हुआ जा रहा है। हालांकि ये सब कुछ वो चीन की शह पर कर रहा है, लेकिन चीन भी अच्छी तरह से जानता है कि पाकिस्तान को कब तक इस्तेमाल करना है, उसके बाद क्या हाल होगा पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान खुद भी नहीं जानता है। इधर पाकिस्तान की सेना में बगावत की चिंगारी सुलग रही है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान सेना के मुजाहिद रेजिमेंट के अफसरों और जवानों में पाकिस्तानी जनरलों के रवैये को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। उनका बर्ताव, उनके दिए गए आदेश और उनके द्वारा अपनाया जा रहा रवैया इन जवानों को गवारा नहीं है। हालत इस तरह बिगड़ चुकी है कि मुजाहिद रेजिमेंट विद्रोह पर आमादा है और बिना इत्तला के
बिना जानकारी के वो कहां गायब है किसी को कुछ पता ही नहीं है। दरअसल मुजाहिद रेजिमेंट के जवान उन्हें पाकिस्तानी सेना में बराबरी का दर्जा न मिलने की वजह से नाराज है। ये वही मुजाहिद रेजिमेंट है जिसे पाकिस्तानी सेना ने LOC पर तैनात किया हुआ था। पाकिस्तान की मुजाहिद रेजिमेंट पर न्यूज 18 एक्सक्लूसिव। जनरल बाजवा की साजिश पर न्यूज 18 की बड़ी खबर। मुजाहिद रेजिमेंट में पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी। जनरल बाजवा की खूनी ब्रिगेड में बगावत। भारतीय खुफिया एजेंसियों से न्यूज 18 को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक LOC पर तैनात पाकिस्तान सेना की एक रेजिमेंट के जवानों में पाकिस्तान सेना के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है और पाकिस्तानी सेना की जो रेजिमेंट जनरल बाजवा के रवैये से नाराज है वो मुजाहिद रेजिमेंट है। वो मुजाहिद रेजिमेंट जिसकी हकीकत सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये पाकिस्तान की वो स्याह हकीकत है जो अब पूरी दुनिया के सामने आती जा रही है। दरअसल पाकिस्तान की सेना और खासकर जनरल बाजवा के लिए इस रेजिमेंट की अहमियत एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं है और पाकिस्तानी सेना की इसी रवैये के चलते मुजाहिद रेजिमेंट के अफसरों और जवानों में पाकिस्तान की सेना के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। डिजर्शंस ज्यादा हो रहे हैं तो डिजर्शंस कुछ हद तक तो किसी भी फौज में होती रहती है, मगर अगर डिजर्शन की परसेंटेज ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तभी जो है बोल सकते हैं कि ये एक थ्रेट है। दरअसल पाकिस्तान की सेना ने LOC पर और सियाचिन से लेकर चनाब तक मुजाहिद रेजिमेंट को तैनात किया हुआ है। कहने को तो मुजाहिद फोर्स पाकिस्तान की सेना का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। पाकिस्तान सेना के लिए मुजाहिद फोर्स साजिश का वो मोहरा है जिसका इस्तेमाल जनरल बाजवा आतंक की बिसात पर कर रहे हैं, यानी कि उन्हें फ्रंटलाइन पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जनरल बाजवा के लिए मुजाहिद फोर्स के जवानों की कुछ भी कीमत नहीं है। दरअसल मुजाहिद फोर्स नेशनल गार्ड ऑफ पाकिस्तान का एक हिस्सा है जो पाकिस्तानी सेना को रिपोर्ट करता है। मुजाहिद फोर्स का गठन टेरिटोरियल आर्मी की तर्ज पर किया गया था जिसका मकसद जंग और प्राकृतिक आपदाओं के वक्त पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी की मदद करना था। मुजाहिद फोर्स के लिए पाकिस्तान ने POK के भिम्बर में बाकायदा एक हेडक्वार्टर भी बनाया है, लेकिन 80 के दशक के बाद से ही पाकिस्तान मुजाहिद रेजिमेंट का इस्तेमाल भारत के खिलाफ अपनी बुनी नापाक साजिशों को कामयाब बनाने के लिए कर रहा है। पाकिस्तान सेना के लिए मुजाहिद रेजिमेंट के जवानों की जान की कोई कीमत नहीं है। इस रेजिमेंट का इस्तेमाल सिर्फ मोहरे के तौर पर किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस रेजिमेंट के जवानों की मौत के बाद इन्हें शहीद का दर्जा मयस्सर नहीं होता। सियाचिन से LOC तक मुजाहिद रेजिमेंट तैनात है। सरहद पर 70% मुजाहिद रेजिमेंट के जवान ही तैनात हैं। LOC पर भारत की जवाबी कार्रवाई में मरने वाले ज्यादातर जवान मुजाहिद रेजिमेंट के हैं। POK में मौजूद ज्यादातर आतंकी लॉन्च पैड पर मुजाहिद रेजिमेंट तैनात है। मुजाहिद रेजिमेंट पाकिस्तानी सेना के रवैये से परेशान है। मुजाहिद रेजिमेंट को पुराने हथियार दिए जाते हैं जिन्हें पाकिस्तानी सेना का कोई भी रेजिमेंट इस्तेमाल नहीं करता। न्यूज 18 को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक मुजाहिद रेजिमेंट की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तानी सेना के अफसरों का रवैया। दरअसल मुजाहिद रेजिमेंट की शिकायत है कि पाकिस्तानी सेना ने उसे सरहद पर मरने के लिए छोड़ दिया है। पाकिस्तानी सेना के सीज फायर उल्लंघन के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई में मारे जाने के बाद भी इन्हें पाकिस्तानी सेना की कैजुअलिटी न बताकर इन्हें सिविलियन कैजुअलिटी के तौर पर पेश किया जाता है। दरअसल इसके पीछे भी पाकिस्तान की एक साजिश है। पाकिस्तानी सेना इनकी मौत को सिविलियन कैजुअलिटी इसलिए बताती है ताकि पाकिस्तान की आवाम को ये पता न चल सके कि भारत की कार्रवाई में उनकी सेना के जवान मारे गए हैं
और इसकी दूसरी बड़ी वजह है मुजाहिद रेजिमेंट के जवानों की मौत को आम नागरिकों की मौत दिखाकर पाकिस्तानी सेना उनके परिवारों को मुआवजा देने से भी बच जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, कहने के लिए मुजाहिद रेजिमेंट पाकिस्तानी सेना का हिस्सा है, लेकिन इसके जवानों को ना तो इलाज के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल नसीब होता है, ना ही प्रोविडेंट फंड, और रिटायर होने के बाद ना ही पेंशन मिलती है। पाकिस्तानी सेना के जवानों की तुलना में इनकी तनख्वाह आधी है। मुजाहिद रेजिमेंट को सीमित प्रमोशन मिलती हैं। सिर्फ 5 अफसरों को ही कर्नल का ओहदा नसीब होता है। मुजाहिद रेजिमेंट की कमांड पंजाब रेजिमेंट के अफसर के हाथ में रहती है। मुजाहिद रेजिमेंट के जवानों को पाकिस्तानी सेना के साथ जंग की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। मुजाहिद रेजिमेंट के जवान नाराजगी के चलते बिना बताए गायब हो रहे हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में यह बात भी दर्ज है कि एलओसी पर भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान की मुजाहिद रेजिमेंट में हड़कंप मच गया था। उसके जवान बिना जानकारी के गायब होने लगे थे। इतना ही नहीं, मुजाहिद रेजिमेंट के जवान पाकिस्तानी सेना के पंजाबी अफसरों के नीचे काम करने से भी कतराने लगे हैं। अपनी नाराजगी को लेकर मुजाहिद रेजिमेंट के अफसर 22 नवंबर को जनरल बाजवा से मिले थे और उनसे रेजिमेंट को एलओसी से हटाकर कहीं और तैनात करने की गुजारिश भी की थी। इसके अलावा मुजाहिद रेजिमेंट में इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि पाकिस्तान सेना के पंजाबी अफसरों ने कारगिल जंग, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने से लेकर बलोच और पश्तूनों की बगावत को दबाने के लिए हमेशा उनका इस्तेमाल किया, लेकिन कभी भी उन्हें उनके काम का श्रेय नहीं मिला। पाकिस्तानी सेना के इसी रवैये के चलते साल 2015 में भी मुजाहिद रेजिमेंट में बगावत हो गई थी। उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल नवाज ने मुजाहिद रेजिमेंट के अफसरों और जवानों को इस बात का वायदा किया था कि उन्हें जल्द ही पाकिस्तानी सेना में बराबरी का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन उनके बाद पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी मुजाहिद रेजिमेंट से किया वायदा आज तक पूरा नहीं किया है। लिहाजा मुजाहिद रेजिमेंट में जनरल बाजवा के लिए भी नाराजगी बढ़ती जा रही है और वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विद्रोह पर उतारू है। जानकारों का भी मानना है कि अगर पाकिस्तानी अफसरों ने जल्द ही मुजाहिद रेजिमेंट को लेकर अपना रवैया नहीं बदला तो उसकी सेना में बगावत हो सकती है और पाकिस्तान को इस बगावत के चलते पूरी दुनिया में शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है।